बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 25 में हम लोग चैप्टर नंबर 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। केमिकल चेंज क्या होता है? किसी भी चीज़ में आने वाली ऐसी तब्दीली है जिसके नतीजे में कुछ नई चीज़ें बन जाती हैं। केमिकल चेंजेस ऐसा चेंज है जो कि परमानेंट होता है, यानी कि इसको दोबारा से रिवर्स करना मुमकिन नहीं रहता, यानी कि चीज़ें पहले वाली हालत में आना मुमकिन नहीं रहता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे पेपर को एक दफ़ा जला दिया जाता है तो पेपर को दोबारा से पहले वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता। इसी तरह कोल की हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि कोयला जो है वो एक कार्बन है और उसको जब जलाया जाता है तो उसके अंदर से 3 चीज़ें रिलीज़ होती हैं जो कि हैं स्मोक, एनर्जी और ऐश। और ये केमिकल चेंज है क्योंकि कोयला जब एक बार चल जाता है तो उसको पहले वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 था इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट अ केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसका आंसर है, हम लोगों ने एग्जांपल के ज़रिए बताना था कि केमिकल चेंज किस तरह से अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर करता है, ये चेंज करता है। तो इसका आंसर है, कोल इज़ द कार्बन, व्हेन वी बर्न कोल इट चेंज इनटू द स्मोक, एनर्जी एंड ऐश। सो बर्निंग ऑफ कोल इज़ द केमिकल चेंज बिकॉज द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये इसका आंसर बनता था। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है तो आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। और आपने ये क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आप लोगों ने इसको याद भी करना था। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने इसे याद भी कर लिया होगा। अब हम अपने लेक्चर नंबर 26 की तरफ आते हैं। तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 68, चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 71 पे 7.2 एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल changes. Chemical changes are taking place in our body, in our vehicle or in our environment. Sometimes chemical changes form harmful substances. उन्होंने कहा कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं ऐसे तब्दीलियाँ होती हैं जिनके ज़रिए कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो बन जाती है। हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस हैं जो कि रोज़ या हर वक्त जो है वो हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस जो है वो हमारी बॉडीज़ के अंदर भी हो रहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिनको दोबारा पहले वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता। इसी तरह हमारी गाड़ियाँ, वो भी जब उनको लोहे को एक दफ़ा चेंज कर लिया जाता है तो उसके बाद उसके अंदर उससे जो है नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारी इन्वायरमेंट में भी, हमारे माहौल में भी दिन ब दिन रोज़ बरोज़ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो कि केमिकल चेंज को ज़ाहिर करती हैं। जितने भी हमारे इर्द गिर्द केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ केमिकल चेंजेस बहुत मुफीद साबित होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। आज हम लोग केमिकल चेंज के ऐसे केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो नेक्स्ट जो पेज है वो है हमारा पेज नंबर 72 पे सबसे पहले 7.2.1 है, यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल। Burning of fuel in another example of chemical change. Fuel that we use to run our vehicle or factories consisting of substances known as hydrocarbon. Hydrocarbon is the compound consisting of only hydrogen and carbon atom. These hydrocarbons are mostly obtained from the crude oil. When hydrocarbon burn in the presence of oxygen, their chemical composition change. As the result of burning of hydrocarbons, a lot of heat is produced. People use the heat for various purposes such as cooking, heating, movement, etc. सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। आ कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हमारा जो फ्यूल है, तेल है जो हम लोग आम चलाते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज की एग्जांपल है। फ्यूल को जब जलाया जाता है तो फ्यूल को जलाने का मकसद जो है या उसको इस्तेमाल जो है हम लोग गाड़ियों को चलाने के लिए या फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीनों को चलाने के लिए भी फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। और जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसको
जो है हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी कि दो एटम्स को मिलाकर हाइड्रोकार्बन का जो कंपाउंड है वो बनाया गया है। हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादातर खाम तेल की सूरत में हम लोगों को मिलता है, और ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको चलाया जाता है तो इसके ज़रिए बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि हम अपने घरों में मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा चीज़ों को चलाने के लिए भी, यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हीट इन कामों के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। 7.2.2 है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप डिक्रीज द फर्टिलाइजेशन fertility of the soil. Farmer use certain substances to increase the fertility of the soil. The substance which add minerals to the soil is called a fertilizer. It may be a natural fertilizer or a chemical fertilizer. Chemical fertilizers are prepared in the factories. Many chemical changes take place during this preparation. Most fertilizers supply nitrogen, phosphorus, potassium elements to the soil. Physical properties of fertilizers such as particle size and their hardness are very important. Small size particles of the fertilizers dissolve easily in the water. Hard particles are better than soft ones because they release nutrient gradually. A liquid fertilizer is the clear solution. It contains nutrients essential for plants. Liquid fertilizers are dustless and they reach टू एवरी प्लांट ईजिली। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन अंडरलाइन कर रहे हैं। सेकेंड लाइन से सब्सटेंसेस विच एडेड मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड द फर्टिलाइजर्स। उसके बाद नीचे लिक्विड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है। अ लिक्विड फर्टिलाइजर इज द क्लियर सोल्यूशन कंटेन द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स। लिक्विड फर्टिलाइजर आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट ईजिली। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद, मिनरल्स का मतलब होता है मादनियात, और उसके बाद न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ग़िज़ाइयत। अच्छा जी, और कल्टीवेशन का मतलब होता है काश्तकारी करना, और फर्टिलिटी का मतलब होता है ज़रख़ीज़ी। हमारे जो किसान तबका है वो जैसे जैसे अपनी ज़मीनों के ऊपर जो है वो खेत उगाता रहता है, फसल को उगाता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़मीन की जो है ज़रख़ीज़ी कम होती रहती है, क्योंकि बार बार एक ही जगह पे जब खाद डाली जाती है और वहाँ से फसल को उगाया जाता है तो उस ज़मीन की जो ज़रख़ीज़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो हमारे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी ज़मीन की जो कैपेसिटी है खाद फसल उगाने की, उसको ज़्यादा करने के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की खादों का इस्तेमाल करते हैं। खाद जो है वो किसी भी कुछ ऐसी मादनियात से बनाई जाती हैं जो कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ा देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइज़र। ऐसी मादनियात जो कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ा देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो नेचुरल, मतलब कुदरती तौर पर भी हमारे पास कुछ फर्टिलाइज़र्स मौजूद हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है हमारे पास, लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र्स को हम लोग फैक्ट्रीज़ में भी बनाते हैं। फैक्ट्रीज़ में जिन फर्टिलाइज़र्स को बनाया जाता है उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जो होता है वो एनर्जी रिलीज़ होती है और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइज़र जो हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम एलिमेंट्स जो हैं वो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिट्टी को देते हैं, जब सप्लाई करते हैं, ताकि उनकी ज़रख़ीज़ी को बढ़ाया जा सके। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स की अगर हम खसूसियात की बात करें तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स छोटे होते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र बड़ी बड़ी गोलियां बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र के अच्छे या बुरा होने की बात करें तो किसी भी फर्टिलाइज़र का साइज़ और उसकी जो हार्डनेस है, यानी कि उसकी जो सख्ती है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। फर्टिलाइज़र जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी जो है पानी में घुल कर जो है वो तमाम एरिया तक आसानी से पहुँच जाएगा, लेकिन जितना बड़ा होगा, उसका साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो टाइम लेगा उसको पानी के अंदर घुलने में, और उसको पहुंचने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा।
इसी तरह दूसरी बात करें हार्डनेस की, तो फर्टिलाइज़र जितना हार्ड होता है वो उतनी ही ज़्यादा देर तक अपना असर रखता है, लेकिन जितना फर्टिलाइज़र नरम होता है वो जल्दी से पानी के अंदर घुल जाता है और उतनी ही जल्दी से वो वहाँ से पानी के साथ बह के निकल भी जाता है, खेतों में से निकल भी जाता है। इसीलिए फर्टिलाइज़र जो है वो साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए और उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा देर तक आपकी फसल को अच्छा और उसको फ़ायदा दे सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बिल्कुल जो है वो साफ जो है वो सोल्यूशन होता है, पानी की तरह का लिक्विड होता है, जो कि जो है प्लांट्स की ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए बहुत अहमियत रखता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो बिल्कुल गंदगी से पाक होता है और ये प्लांट्स तक, तमाम एरिया तक बहुत ज़्यादा आसानी से पहुंच जाता है। उसके बाद नीचे टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र किस तरह से हमारी फसल को ज़्यादा अच्छे से अच्छा करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र की हार्मफुल इफेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर यूज़ कर लें तो वो हमारी फसल को किस तरह से तबाह कर सकते हैं। इन द केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग सम फर्टिलाइजर्स आर not absorbed by the plant. These fertilizers may reach into the canals and river, causing water pollution and encourage the growth of algae. During the manufacture of chemical fertilizers, a lot of fossil fuels such as coal and natural gases is used due to which our fossil fuel reserve are reducing quickly. अच्छा जी, उन्होंने कहा एक्सेस का मतलब होता है बेतहाशा, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना, इनकरेज का मतलब होता है बढ़ाना, फॉसिल का मतलब होता है पुराने। अच्छा जी, उन्होंने कहा अगर हम फर्टिलाइज़र्स को बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपकी फसल में फैल जाता है, तो वो आपके पौधों को जो है वो नुकसान भी पहुंचाता है। यानी कि वो जितना पौधों को चाहिए होता है वो उतना अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और बाकी का जितना होता है वो बाहर मिट्टी के ऊपर ही रह जाता है, और वो पानी के ज़रिए या बारिश के पानी के ज़रिए या जब हम खेत को पानी देते हैं तो उसके ज़रिए वो हमारे दरियाओं और कैनाल्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का बायस बनता है। और जब ये केमिकल्स पानी के अंदर जाते हैं, दरिया वगैरह के अंदर जाते हैं, तो ये एल्जाई को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल जो हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जब हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोगों के बहुत ज़्यादा पुरानी मादनियात हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि कोयला और नेचुरल गैसेस वगैरह कुदरती चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इन दोनों चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इन चीज़ों की जो स्टॉक है वो कम हो जाता है, यानी कि इसकी जो हमारे पास पैदावार मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है। एंड येलो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है, वेस्ट मटीरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। मैन्योर की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें, ये मैन्योर की डेफिनेशन है। Manure is rich in nutrient needed by the soil. Chemical change in manure increase the production of crop. Manures किसे कहते हैं, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या उनसे पहले भी उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको मैन्योर्स कहते हैं। मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं और हमारी मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रख़ेज़ करते हैं। जिस तरह हमारे जो मैन्योर्स हैं उनके बनाने के लिए ये मैन्योर जो है वो एक केमिकल चेंज है जो कि हमारी फसलों की प्रोडक्टिविटी को, यानी कि उनकी फसल को बहुत ज़्यादा उनकी तादाद को बढ़ाता है। हमारा लेक्चर नंबर जो है 26 यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 26 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को लेक्चर नंबर 26 में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क है आप लोगों का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर फर्टिलाइजर्स यूज़फुल एंड हार्मफुल फॉर अस। कुछ जो है वो फ़ायदे बताने हैं और कुछ नुकसानात जो है फर्टिलाइज़र्स के आप लोगों ने बताने हैं। इसका क्वेश्चन जो है आप लोगों को लेक्चर नंबर 26 में से आप लोगों ने इसको ढूंढ के लिखना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 में हम लोग हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू द फैट, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।